सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये मेरी सेकंड स्टोरी है जिसका नाम है अनोखी मोहब्बत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक पोएट्री हो जाए, उसके बाद कितना दूर निकल गए हम रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं अपने दर्द छुपाते छुपाते। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले स्टोरी के लास्ट पार्ट में जान लेते हैं कि क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्या होती है वो अपने दादी माँ से कहती है कि दादी माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अब जाकर अपने रूम में रेस्ट करना चाहती हूँ। जिस पे दादी माँ बोलती है थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद से चली जाना। उसके बाद से वो दोनों दादाजी दादी माँ के पैर छूते हैं, अपने मॉम डैड के फ़ोटो के पास जाकर उनके पैर छूते हैं। उसके बाद से कबीर की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम कशिश था। कशिश बोलती है भाई भाभी को आपको गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना है। जिस पर रिद्धि अपने मन में बोलती है भगवान ने मुझे पैर दिए हैं और तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। अब इसके आगे जिस पर ईशान बोलता है भाई ये भी एक रस्म है जो आपको करनी है, इसलिए जल्दी से भाभी को अपनी गोद में उठाइए और कमरे में ले जाइए, नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे। आर्या बोलती है अब ये कौन सी नई रस्म आ गई। जिस पर दादाजी बोलते हैं आर्या बेटा, ये भी एक रस्म ही है जो आज तक हमारे घर में निभाई जा रही है और आज आपको निभानी है। और हाँ, ये आज की आखिरी रस्म है, इसलिए प्लीज़ आप बहू को उठाइए और अपने कमरे में जाइए, वरना ये दोनों आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। जिस पर रिद्धि अपने मन में बोलती है नो नो, डोंट टच मी, नो। आर्या अपना मन मारकर बोलती है ओके फाइन। इतना कहकर आर्या ने एक झटके से रिद्धि को अपनी बाहों में उठा लिया और रिद्धि ने भी अपना बैलेंस बनाने के लिए अपनी बाहों को आर्या के गले में डाल दिया। कशिश और ईवान दोनों एक साथ तेज आवाज में बोलते हैं गुड नाइट भैया, गुड नाइट भाभी। रिद्धि और आर्या ने भी उन सबको गुड नाइट विश किया और फिर आर्या उसको लेकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाकर उसने उसे नीचे उतारा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। रिद्धि अब अपने पैरों पर खड़ी थी, ये सोचकर ही उसे चैन की सांस आई। लेकिन जैसे ही रिद्धि ने कमरे की चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, उसके होश एक बार के लिए फिर से उड़ गए। कमरा पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था, चारों तरफ गुलाब और मोगरे की खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ कैंडल्स ही कैंडल्स जल रही थी और कमरे में रोमांटिक लाइट म्यूजिक बज रहा था। ये सब देखकर तो उसका दिमाग ही चकरा जाता है। वो तो भूल ही गई थी कि आज उसकी वेडिंग नाइट है। रिद्धि ने एक बार फिर कमरे की चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई और फिर पलटकर आर्या को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। रिद्धि का दिमाग तो वैसे ही घुमा हुआ था, ऊपर से आर्या को खुद को इस तरह से देखता देखकर तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है। वो उसके पास आती है और उसकी कॉलर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसे अपने करीब करके बोलती है सोचना भी मत। जिस पर आर्या बोलती है क्या सोचना मत। रिद्धि बोलती है अगर तुम सोच रही हो कि मुझसे शादी करके तुम मेरे करीब आ सकती हो या आज तुम मुझे छू भी पाओगी, तो ये सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा सकते। रिद्धि की बात सुनकर आर्या उसके हाथ से अपनी कॉलर को छुड़ाती है और रिद्धि की तरफ बढ़ने लगती है। उसे इस तरह से अपने करीब आता देख रिद्धि पीछे की तरफ हटने लगती है।
रिद्धि पीछे होते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम मेरे पास आई तो इतना कहते कहते रिद्धि जाकर दीवार से लग जाती है। आर्या ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में रख लिया और बोला, तो क्या करोगी? हाँ, बोलो, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उसे बोलता देख कर वो उसकी गहरी आंखों में खो गई थी और सोचने लगी, कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी। फिर एक झटके से होश में आई, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर से उसकी कॉलर को पकड़कर रिद्धि बोली, तुम ये सब करके मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना? सब समझ रही हूँ मैं, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके अपनी इस सोच से बाहर आ जाओ। आर्या भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? जिस पर रिद्धि बोलती है, क्योंकि तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। आज हमारी सुहाग रात है तो जाहिर है कि तुम यही सोच रही होगी। जिस पर आर्या हंसकर बोलती है, सुहाग रात, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, और फिलहाल तो अपनी ये ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आ जाओ और देखो कि कौन किसे छू रहा है। ये सुनते ही रिद्धि ने उसकी कॉलर झटके से छोड़ दी और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? ये सुनकर आर्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चली गई और रिद्धि वहीं बेड पर एक कोने में चुपचाप बैठ गई। इन कपड़ों और गहनों में उसे एक घुटन सी हो रही थी। वो जल्द से जल्द इन सबको उतारकर खुद से दूर कर देना चाहती थी। इसके लिए उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखा तो उसका तो सामान वहाँ था ही नहीं। इस पर रिद्धि बोलती है, ओफो, मैं क्या करूं? अब तक मेरा लगेज यहाँ नहीं आया है, कैसे चेंज करूं मैं? कितना हैवी हैवी लग रहा है ये सब। फिर कुछ सोचकर वो आईने के सामने जाकर टेबल पर बैठ गई और अपने सर से चुनरी उतार दी। फिर उसने अपने हेयर स्टाइल को भी खोल दिया, जिससे उसके लंबे बाल खुल गए। इस सब से भी उसे बहुत ज़्यादा राहत मिली। तभी उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो उस तरफ देखने लगी तो उसने पाया कि आर्या बाहर आ चुकी है। आर्या ने एक टी शर्ट और एक लोअर पहनी हुई थी और उसी की तरफ चली हुई आ रही थी। एक बार फिर दोनों की नज़रें टकराईं, लेकिन फिर दोनों ने अपनी नज़रें फेर लीं। वो चुपचाप बेड की तरफ चली गई। रिद्धि अपनी ज्वेलरी उतारने लगी, लेकिन आज जब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था तो अब कैसे होता। उसका हार उसके खुले बालों में फंस गया। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद भी जब वो नहीं निकल पाया तो रिद्धि ने आर्या की तरफ देखा, जो बेड पर अधलेटी, मतलब जैसे हम लोग बेड पर टिक लगा कर बैठते हैं, आधा बैठे हुए होते हैं आधा लेटे हुए होते हैं, वैसे वैसे ही अपने लैपटॉप में लगी पड़ी थी। वो उससे मदद मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसे आवाज़ लगाई, आर्या। आर्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर बोली, आर्या। आर्या अपने लैपटॉप में नज़रें गड़ाए हुए बोलती है, रिद्धि को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, शायद अपनी हालत पर, ये कहना मुश्किल था। रिद्धि बोलती है, यह हार मेरे बालों में फंस गया तो प्लीज़ इसे उतारने में मेरी हेल्प कर दो। आर्या सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए, मैं? जिस पर रिद्धि बोलती है, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है जो मैं उससे कहूँगी? प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आर्या रूडली होते हुए बोलती है, तुम खुद कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से बोलो कि मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक है। रिद्धि अब तक चुकी थी तो वो बोलती है, गुस्से में बोलती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी दादी जी के पास जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ईशान के पास जाती हूँ, उसी से हेल्प ले लूँगी। तुम मेरी हेल्प तो कर नहीं सकते, लेकिन वो तो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा।
इतना बोलकर जैसे वो जाने के लिए खड़ी हुई वैसे ही आर्या बोली, रुको। और वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर उसके पास आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। आर्या ने रिद्धि के बालों को उसके कंधे से एक तरफ किया और वहाँ उसका नेकलेस उसके बालों से हटाने लगी। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां रिद्धि की गर्दन से छू रही थी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां रिद्धि की गर्दन को छूती, रिद्धि पूरी तरह से सिहर जाती है। रिद्धि ने अपने हाथों से कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। रिद्धि अपने मन में ना जाने बोलती है, ना जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी आर्या बोलती है, लो हो गया। ये कहकर वो पीछे हट जाती है और रिद्धि का ध्यान उसकी आवाज़ से टूटता है। रिद्धि उसकी तरफ मुड़ती है और हल्की सी मुस्कुरा देती है, जिस पर आर्या अपने मन में सोचती है, कितनी बदतमीज लड़की है, एक बार थैंक यू भी बोला नहीं गया इससे। रिद्धि अपने मन में थैंक यू, और वो भी इसे। फिर वो उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी? मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। आर्या बोलती है, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों से कोई उम्मीद भी नहीं रखता। इस पर रिद्धि बोलती है, बच्चा बच्चा? हाँ, बच्चा कहा तुमने मुझे? मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, समझी? फिर अपने मन में, 21 साल की हूँ मैं, और ये है कि मुझे बच्ची कह रही है। मेरे कॉलेज के सारे लड़के मेरे पीछे पागल हैं और ये है कि मुझे बच्ची कह रही है। अगले 3 साल में मैं एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाऊंगी और ये कह रही है कि मैं बच्ची हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझती है, खड़ूस कहीं की। ये कहकर वो उसकी तरफ नज़र घुमा कर देखती है तो वो बेड पर बैठकर फिर से अपने लैपटॉप में लग चुकी थी। वो वहीं पड़े सोफे पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि कोई है जो उसके पास खड़ा है। वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है सामने आर्या खड़ी थी। उसे अपने पास खड़ा देखकर एक बार को तो वो घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ, वो भी इतनी रात को? आर्या अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े उसकी तरफ करते हुए बोलती है, ये लो कपड़े। मुझे पता है कि तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो। अब तुम्हारे कपड़े तो यहाँ है नहीं, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े चेंज कर सकती हो। थोड़े बड़े ज़रूर हैं, लेकिन आज रात का काम चला लो, सुबह तुम्हारा सामान आ जाएगा। जिस पर रिद्धि बोलती है, तुम्हारे कपड़े तो मैं मर रही हूँ तब भी न पहनूं। आर्या बोलती है, मुझे लगा था तुम सच में परेशानी में हो, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी ईगो में हो। तुम्हें जो करना है वो करो। अगर कपड़े चेंज कर रहे हैं तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो इन्हीं कपड़ों में सो जाओ। ओके, गुड नाइट। और वो कपड़े सोफे पर साइड में रखकर अपने बेड की तरफ चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रिद्धि इन सब के बारे में सोचती है और फिर वह उसके लाए हुए कपड़े उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। चेंजिंग रूम के अंदर ही बाथरूम होता है, तो वो पहले वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और फिर अपने कपड़े चेंज करने लगती हैं। लेकिन वो देखती है कि जो कपड़े उसे दे कर गई है वो तो बहुत बड़ी शर्ट और लोअर थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब उसके पास कोई चांस भी नहीं था, इसलिए वो शर्ट को पहन लेती है। वो शर्ट उसके उसके में इतनी बड़ी थी कि उसके हाथ तो उसकी बाजू में खो गए थे। उसने उस बाजू को फोल्ड किया और उस शर्ट की लंबाई उसकी घुटनों से थोड़ी सी ऊपर तक थी। फिर वो जैसे ही पजामा पहनने लगी, उसके दिमाग में ख्याल आया। वो खुद से ही बोली, आर्या कपूर, क्या कहा था तुमने मुझे? छोटी सी बच्ची। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे छूना नहीं चाहती हो, हाँ? यही सब कहा था ना तुमने मुझसे। लेकिन मैं भी अब दिखाती हूँ कि असली रिद्धि ठाकुर कौन है। देखती हूँ कि कब तक तुम खुद पर कंट्रोल नहीं खो देती हो।
अगर मेनका बनकर तुम जैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग नहीं किया तो मेरा नाम भी रिद्धि ठाकुर नहीं। फिर उसने अपने बालों को एक तरफ किया और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और उस शर्ट को अपने कंधे की एक साइड कर लिया। अब वो शर्ट उसकी ऑफ शोल्डर शर्ट लग रही थी। देखने में तो रिद्धि थी ही सुंदर, लेकिन इस वक्त वो बेहद सेक्सी लग रही थी। फिर वो खुद से बोली, बच्चा कहा था ना तुमने मुझे, अब बताती हूँ तुम्हें। तो मैं इतना कहकर वो चेंजिंग रूम से बाहर आई और बेड की तरफ चली गई। उसने देखा कि वो तो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई है, शायद सो भी गई हो। वो धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ने लगी। वैसे तो इस टाइम उसे खुद ही डर लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो डरना नहीं चाहती थी। रिद्धि ही बड़ी दिलनसी आवाज में बोलती है, आर्या। अपना नाम इस तरह से सुनकर पहले तो आर्य ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने रिद्धि को देखा तो उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। पब्लिकली ऐसा रिएक्शन देखकर रिद्धि मन में मुस्कुराई और फिर जाकर उसके पेट पर बैठ गई। आर्य हकलाते हुए, रिद्धि, ये तुम क्या कर रही हो? आर्या के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये सब निकल रहे थे। आर्या की ऐसी हालत देखकर रिद्धि को तो मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। रिद्धि उसके गले पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, मैं तो कुछ नहीं कर रही आर्य। आर्य उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए, बंद करो ये सब रिद्धि, दूर हटो मुझसे और सो जाओ। जिस पर रिद्धि बोलती, व्हाट? क्या कहा तुमने? सो जाऊं? रियली? फिर उसके और करीब आके उसके कान में बड़ी मदहोशी भरी आवाज में, क्या तुमने ध्यान से इस कमरे को देखा है? इसकी सजावट को देखा है? कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हारे भाई और बहन ने इतनी मेहनत की ये कमरा सजाया है, और तुम क्या चाहती हो कि इनकी मेहनत बेकार जाए? जिस पर आर्या बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ा दूर हो कर बात करो। रिद्धि उसके और पास आते हुए, दूर होकर क्यों? पत्नी हो तुम्हारी, शादीशुदा हूँ, शादी हुई है हमारी, और शायद तुम भूल गई हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, यानी कि हमारी सुहाग रात। अब ये तो तुम्हें पता होगा कि सुहाग रात को क्या करते हैं। आर्या ने ये सब सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने मन में बोली, क्या हो गया इसे? कैसी बहकी बातें कर रही है? क्यों मैंने इससे शादी करने के लिए हाँ कही थी? क्यों इसकी करीबी मुझे भगा रही है? नहीं आर्या, तुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती है। तब तक रिद्धि बोलती है, अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने मेरे पापा की कंपनी को बर्बाद होने से बचाया है, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए हैं। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ आर्या कपूर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे परिवार से एक तरह से मुझे खरीदा है, वो भी सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए। तो मैं अब इस सब के लिए तैयार हूँ। देखो, इसलिए तो मैंने कपड़े पहने हैं। तो तुम रुक क्यों गई? आओ ना, कर लो अपनी हसरत पूरी, कर दो मुझे पूरी तरह से बर्बाद। यही तो चाहती थी तुम। ये सुनते ही आर्या ने झटके से अपनी आंखें खोली और हैरानी से उसे देखने लगी। आर्या ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे कि वो बेड के दूसरी साइड जाकर गिरती है और खुद बेड पर बैठ गई। जिस पर फिर रिद्धि बोलती है, आर्या, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ओह कम ऑन, ये शरीफ इंसान की तरह बिहेव करना छोड़ो आर्या कपूर। बिजनेस टाइकून, अ ग्रेट बिजनेस वूमेन। ये सुनकर आर्या का गुस्सा और बढ़ गया और बोली, शट अप रिद्धि,
अपनी बकवास बंद करो और जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो बेड से नीचे उतरती है और खड़ी होकर जाने लगती है। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो उसे अपनी कलाई पर एक नर्म एहसास महसूस होता है। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ मुड़ी। आर्य ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी बाहों को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। आर्य बोलती हैं, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रिद्धि। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वैसे क्या कह रही थी तुम? सुहाग रात? हाँ, तुम्हारे बिहेवियर से तो लग रहा है कि तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए बहुत डिस्पेरेट हो। क्यों, सही कह रही हूँ ना मिसेज रिद्धि आर्य कपूर? उसकी ये बात सुनकर तो रिद्धि का चेहरा पीला पड़ गया था। कहाँ वो आर्या को परेशान करना चाहती थी और कहाँ वो खुद ही उसी की बातों से शर्मिंदा हो रही थी। आर्या फिर से बोलती है, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर सकती हूँ। मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा तुम्हारे साथ सो कॉल्ड सुहाग रात मना के। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ये घटिया हरकतें बंद करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। वैसे भी बहुत रात हो गई है। ये कहकर उसने उसे छोड़ दिया और खुद बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन फिर मुड़कर बोली, वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। लेकिन फिर भी तुमसे कहना चाहूँगी, जैसा तुम सोच रही हो वैसी मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। ये कहकर वो बालकनी में चली जाती है और वहाँ पड़े काउच पर लेट जाती है और सोचने लगती है, क्या सोचकर मैंने इस लड़के से शादी करने के लिए हाँ कही थी। कितनी बोलती है, सिर में दर्द कर दिया मेरे। दादी माँ, आपको पूरी दुनिया में एक यही लड़की मिली थी क्या मेरे लिए? वो सचमुच में अभी बहुत इमेच्योर है और इतनी छोटी उम्र में कौन शादी करता है। ओफो, क्या हो गया मुझे? क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचे जा रही हूँ? मुझे नींद की ज़रूरत है। ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और जल्द ही नींद की आगोश में चली जाती है। इस तरफ रिद्धि अभी भी वैसी ही खड़ी थी। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या आर्या सच में ऐसी है या वो सिर्फ नाटक कर रही है? जब उसे खुद से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है और जल्दी ही उसकी आंखों में नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। वैसे ही सुबह हो जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण आर्या के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो काउच पर लेटे लेटे ही एक जोर की अंगड़ाई लेती है और उठकर बैठ जाती है। फिर वो अपने इधर उधर देखने लगती है तो वो पाती है कि वो तो रात को बालकनी में ही सो गई थी। जिस पर बोलती है, ओह शिट यार, मैं रात को यहाँ बालकनी में ही सो गई थी। वह वहाँ से उठकर अपने कमरे के अंदर आती है और वह देखती है कि बेड पर रिद्धि आराम से सो रही होती है। वो उसे ऐसे देखकर अपने मन में, रात को मेरी नींद खराब कर दी और खुद यहाँ मज़े से सो रही है। रिद्धि ने खुद को पूरी तरह से चादर में लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पैर और उसका सिर दोनों ही चादर से बाहर निकले हुए थे और आधी से ज़्यादा चादर बेड के नीचे पड़ी हुई थी। आर्या ये देखते हुए अपने मन में बोलती है, रात को तो खुद बच्चा कहने से इतना चिढ़ गई थी, लेकिन हरकतें तो देखो, ये कौन सी बड़ों वाली हरकत करती है। सारी बच्चों वाली ही तो करती है। ऐसे कौन सोता है? सारी चादर तो बेड के नीचे पड़ी है और न ही खुद को ढंग से ढक रखा है।
ये कहकर वो बेड के पास आती है और चादर को उठाकर बेड पर रख देती है और साथ ही उसको अच्छी तरह से ढक देती है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ होती है। तो वो एक बार फिर रिद्धि को अच्छे से ढककर दरवाजे की तरफ जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसकी दादी माँ होती हैं। आर्या अपनी दादी माँ के पैर छूकर गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद से दादी माँ उसका माथा चूमकर बोलती हैं, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बेटा वो रिद्धि उठ गई है क्या? जिस पर आर्या बोलती है, नहीं दादी माँ, अभी तक वो सो रही है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? उठा दूँ उसे? जिस पर दादी माँ बोलती है, अरे नहीं नहीं बेटा, कोई काम नहीं है मुझे और उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सोने दो उसे। वो तो बस उसके घर से उसका सामान आया था और साथ में उसका फ़ोन भी आया है। वो अपने बराबर में खड़े हुए नौकर की तरफ इशारा करती हैं, जो रिद्धि के कपड़ों का बैग और उसका हैंड बैग लिए खड़ा था, जिसमें उसका फ़ोन भी था। आर्या ने एक बार फिर अंदर की तरफ देखा तो रिद्धि के पैर फिर चादर से बाहर थे। ये देखकर उसने नौकर से कहा, ऐसा करो तुम, ये सारा सामान यहीं रख दो, मैं खुद अंदर रख लूँगी। नौकर वो सामान वहाँ रखकर वहाँ से चला जाता है। दादी माँ बोलती हैं, अरे बेटा जाओ, जाकर नहाकर तैयार हो जाओ और रिद्धि को भी बोल देना कि जल्दी ही नीचे आ जाए, आज उसकी पहली रसोई की रस्म है और साथ ही उसे पग फेरे के लिए अपने घर भी जाना है। जिस पर आर्या बोलती है, ठीक है दादी माँ, हम जल्दी तैयार होकर नीचे आते हैं। ये कहकर दादी माँ भी वहाँ से चली जाती हैं। तो आर्या रिद्धि का सारा सामान अंदर रखती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही बाथरूम से नहा कर आती है तो देखती है रिद्धि उठ चुकी थी। फिर वो तैयार होकर चेंजिंग रूम में जाती है। जब वो तैयार होकर चेंजिंग रूम से वापस आती है तो देखती है रिद्धि बड़े ही डिस्परेट अपने फ़ोन में लगी हुई थी। वो बार बार लगातार किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी और शायद जिसको वो फ़ोन कर रही थी वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। रिद्धि के एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि जिसे वो फ़ोन करने की कोशिश कर रही है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। आर्या रिद्धि को इस तरह से परेशान होता देखकर उसके पास जाती है और बोलती है, रिद्धि मैं नीचे जा रही हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, दादी माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया है। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाते ही रिद्धि दरवाज़ा बंद कर लेती है और एक बार फिर अपने फ़ोन से नंबर डायल करने लगती है और वो खुद में ही बोलती है, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लो कुणाल, प्लीज़ एक बार तो मेरा फ़ोन उठा लो, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। ये कहकर वो फिर एक बार फ़ोन मिलाती है और इस बार बेल जाने के बाद फ़ोन उठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो मेरी याद आ गई तुम्हें मिसेस रिद्धि आर्य कपूर? तुम्हें टाइम मिल गया कि मुझे फ़ोन करने का? जिस पर रिद्धि बोलती है, प्लीज़ कुछ कुणाल, ऐसी बात मत करो और मुझे अपनी बात कहने और समझाने का एक मौका तो दो। जिस पर कुणाल बोलता है, क्या कहना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो? हाँ, ये बताना चाहती हो कि तुम्हारे उस वाइफ के साथ फर्स्ट नाइट कैसी रही? ये सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूधे हुए गले से कहती है, कुणाल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जिस पर कुणाल गुस्से से बोलता है, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तुम तो ये सब कर चुकी हो और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? वैसे तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा ना अपनी वेडिंग नाइट पर, उसके साथ सुहाग रात मनाकर बहुत खुश हुई होगी ना? और वैसे भी शहर के इतने बड़े रईस खानदान के सबसे स्मार्ट और हॉट लड़की के साथ इस शहर में रहती हो,
अगर तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो तो इसमें क्या बुरा है। जिस पर रिद्धि बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत कहो कुणाल, मुझे अपनी बात कहने तो दो। कुणाल चिल्लाते हुए बोलता है, अभी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? तुम्हारे मेरे बीच अब कुछ बाकी नहीं है मिसेज कपूर। सच तो ये है कि पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक टाइम पास था। सच कह रहा हूँ ना मैं। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी रिद्धि। जिस पर रिद्धि रोते हुए, आई लव यू कुणाल, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इन दिनों मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हो चुका है। मेरी ज़िंदगी बहुत उलझ चुकी है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। जिस पर कुणाल बोलता है, क्या सुनो? और हाँ, क्यों सुनो? बोलो, क्यों सुनूं? तुमने सुनी थी मेरी बात? जब मैंने कहा था कि तुम एक लड़की से शादी मत करो, तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जब तुम ये शादी कर चुकी हो और अपनी वाइफ के साथ रात भी बिता चुकी हो तब। जिस पर रिद्धि गुस्से से उसकी बात को बीच में काट कर बोलती है, शट अप कुणाल, अपनी बकवास बंद करो और एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी। मैंने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया है, समझे? मैं पहले भी सिर्फ तुम्हारी थी और अब भी सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। लेकिन तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है ना। इस पर कुणाल अपना गुस्सा ठंडा करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी रिद्धि, तुम्हारी शादी की बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक बार कॉलेज आ जाओ, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं। क्या तुम मुझे आज शाम को मिल सकती हो? जिस पर रिद्धि बोलती है, नहीं, हम आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे। एक तो आज हमारी शादी का पहला दिन है और दूसरा कहीं मीडिया ने हम दोनों को एक साथ बाहर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हमारे साथ दो परिवारों की इज्जत जुड़ी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत का तमाशा बने। हम जैसे ही कॉलेज आते हैं वैसे ही तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। इस पर कुणाल बोलता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना रिद्धि? रिद्धि बोलती है, आई लव यू सो मच कुणाल, कैसे तुम्हें समझाऊं? कुणाल रूखे स्वर में बोलता है, बाय। रिद्धि बोलती है, कुणाल कुणाल, वो बोलती रह जाती है और कुणाल फ़ोन कट कर देता है। रिद्धि रोते हुए बेड पर बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना सिर छुपाकर बोलती है, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? उसके बाद थोड़ी देर में वो उठती है और बाथरूम में चली जाती है। वो नहाकर आती है और एक रेड कलर की साड़ी उठाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही कहा था कि शादी के अगले दिन उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके आना होगा, जिसमें वो उसे उसके पुराने रूप में ही देखना चाहती थी। वो बिल्कुल पूरी तरह से नई नवेली दुल्हन की तरह लगनी चाहिए। वो साड़ी को लेकर पहनने लगती है। साड़ी पहनकर वो बीच की मांग निकालकर अपने बालों को खुला छोड़ती है और फिर उसके मांग में सिंदूर भरती है। हाथों में लाल रंग का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाथ में अपना फ़ोन लेकर वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में सबके पास आती है। सबसे पहले वो दादाजी के पैर छूती है और फिर दादी जी के। दादाजी और दादी जी उसे आशीर्वाद देते हैं। रिद्धि की आवाज़ सुनकर आर्या अपना मुंह उठाकर उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर ईशान उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारता है और बोलता है, भाई, सारी रात भाभी को देखकर आपका मन नहीं भरा जो अभी भी ऐसे मुंह खोल कर देख रहे हो? मेरा मतलब घूर रहे हो? ईशान की बात सुनकर आर्या उसे घूरने लगती है। तब तो ईशान बोलता है, सॉरी सॉरी भाई, और आप मेरे बजाय भाभी को ही घूरो। ये कहकर ईशान भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। कशिश बोलती है, वाह भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिस पर रिद्धि बोलती है, थैंक यू कशिश।
तब दादी माँ बोलती हैं, बस करो, नज़र मत लगाओ मेरी बहू को। फिर रिद्धि से, रिद्धि तुम ऐसा करो, पहले जाकर मंदिर में दिया जला दो बेटा। फिर आज आपकी पहली रसोई है, अगर आपको कुछ बनाना आता है तो आप कुछ मीठा बना लेना, और अगर नहीं आता है तो जो घर में मेड है वो बना देगी, बस आप उसमें उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना। जिस पर रिद्धि बोलती है, जी दादी माँ, हमें खाने में बहुत कुछ बनाना आता, बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन हलवा बनाना आता है। दादी माँ बोलती हैं, अरे वाह, तब तो ठीक है, तुम सूजी का हलवा बनाना, क्योंकि आर्या को सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर रिद्धि आर्या को देखने लगती है और अपने मन में बोलती है, मेरा बस चले तो मैं इस हलवे में जहर मिला के खिला दूँ। उसके बाद रिद्धि पहले मंदिर की तरफ जाती है और वहाँ जाकर दिया जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान सब कुछ जल्दी से पहले की तरह कर दो, सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक कर दो। फिर वो किचन में मेड की तरफ बढ़ती है और किचन में जाकर वो मेड से हलवे का सारा सामान निकालने के लिए कहती है। मेड उसे सारा सामान निकाल कर देती है और वो हलवा बनाने में जुट जाती है। तभी किचन में ईशान और कशिश अंदर आते हैं। ईशान बोलता है, भाभी आपको कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। वैसे भाई तो बहुत खड़ूस है, वो तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। कशिश भी बोलती है, भाभी हेल्प तो मैं भी आपकी कर सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मैं सिर्फ हलवा खाने में हेल्प कर सकती हूँ, बनाने में नहीं। इसलिए मैं तो यहाँ किचन की स्लैब पर बैठकर आराम से आपको हलवा बनाते हुए देखूंगी। जिस पर ईशान बोलता है, हाँ तो तुझे कौन सा अभी हलवा बनाना है, इसलिए तू चुपचाप यहाँ बैठ कर देख। रिद्धि बोलती है, वैसे ईशान तुम्हें मुझे भाभी बोलते हुए अजीब नहीं लग रहा है? देखो, मैं तो उम्र में तुमसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे भाभी बोल रहे हो। जिस पर ईशान बोलता है, तो और क्या बोलूँ, अब मैं कैसे की तरह आपको छोटी तो बोल नहीं सकता। आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हो, यानी कि मेरी भाभी। इस नाते आप मुझसे बड़ी हुई, और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाता। और फिर उसके बराबर में खड़ा होकर अपनी और उसकी हाइट नपाते हुए, और अब मैं बड़ा हूँ, और अगर आप इतनी छोटी हैं तो इसमें मैं क्या करूँ। जिस पर रिद्धि बोलती है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हो, और हाँ, कोई छोटी नहीं हो, वो तो तुम दोनों भाई ही जिराफ की तरह लंबे हो। ये सुनकर ईशान और कशिश हंसने लगते हैं। रिद्धि बोलती है, तुम दोनों यहाँ मेरा मजाक बनाने आए थे? तुमने कहा था तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन अब तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। जिस पर ईशान बोलता है, मैं तो आपकी मदद करने आया था, लेकिन आपने बातों में उलझा लिया। ओके, अब छोड़ो इन बातों को और बताओ आपकी क्या हेल्प करनी है। रिद्धि बोलती है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ईशान बोलता है, लेकिन मुझे तो करनी है। रिद्धि बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, सो प्लीज़ थैंक यू एंड गेट आउट। जिसे सुनकर ईशान बोलता है, ओके ओके, चलो आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी तो मत लो, लेकिन मेरी हेल्प तो कर दो। ऐसा करो, आप मुझे कि हलवा बनाना सिखा दो, ताकि मैं भी लड़कियों को हलवा बनाकर खिलाऊं और उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। ये सुनकर रिद्धि उसे घूरने लगती है। तब तक हलवा भी बनकर रेडी हो जाता है। ईशान बोलता है, वैसे भाभी, अगर आपकी कोई छोटी बहन या फ्रेंड हो तो मुझे ज़रूर उनसे मिलवाना, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। रिद्धि हंसते हुए बोलती है, तुम पागल हो क्या ईशान? नहीं, पागल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भाई की तरह खड़ूस भी नहीं हूँ। अपनी लाइफ को पूरी मज़े से जीता हूँ, उनकी तरह नहीं जो हर वक्त काम में ही लगा रहता हूँ। रिद्धि बोलती हूँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आर्य तो सच में खड़ूस है। वैसे एक बात पूछूं ईशान, क्या तुम सच में आर्य के सगे भाई हो? ईशान बोलता है, हाँ भाभी, मैं उनका सगा भाई ही हूँ, लेकिन बस उनकी तरह खड़ूस और एरोगेंट नहीं हूँ। और हाँ, भाई खड़ूस ज़रूर है, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं।
वैसे भी आप उनके बारे में अभी कुछ नहीं जानती, इसलिए शायद आपको वो गलत लग रहे हों। लेकिन जिस दिन आप उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा भाई कितना अच्छा है। तभी कशिश बोलती है, अब आप दोनों अपनी बातें करते ही रहोगे या सबको हलवा भी दोगे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो खुशबू से ही खाने का मन कर रहा है। ये देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आज मैंने बहुत ज़्यादा टाइमिंग बढ़ा दी है रिकॉर्डिंग की, और सोच रही थी थोड़ा और बढ़ाऊँ, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ इस रिकॉर्डिंग से। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और देखती हूँ दूसरी स्टोरी अगर आज रिकॉर्ड कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह तक अपलोड होगी दूसरी वाली भी, कल सुबह या शाम को।